हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल का मीनिंग क्या है। प्रपोजल क्या होता है, जिसको कि ऑफर भी कहा जाता है, इसका मीनिंग क्या है अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रपोजल की सारी टर्म जो भी प्रपोजल में आता है सारा डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एलएलबी कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन प्रपोजल में से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो हमें अच्छे से करना है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं मना नहीं करता, हो सकती है, पर वो एक्चुअली हम बनाते हैं इस व्यू से कि जो एलएलबी बीएलएलबी के स्टार्टिंग के बच्चे हैं उनको पता नहीं होता इतना ज़्यादा, बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो उनके लिए अगर उनका बेस क्लियर हो जाए, उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए वीडियो लंबी होती है। तो प्लीज़ अपना प्यार दें, सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा सुने, आपके लिए अच्छी रहेगी वीडियो। बनाने का हम लोग शॉर्ट भी बना सकते हैं, हम यही वीडियो जो हमारी 15 मिनट की बन रही है वही हम 7-8 मिनट में बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, पर उसमें आपके जो डाउट है वो रह जाएंगे, आपको क्लियरेंस नहीं होगी, इसलिए हम थोड़ा वीडियो को बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा। तो गाइज आप प्लीज़ हमें अपना प्यार दें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल लो विद ट्विंस को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो आइए दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं प्रपोजल की बात करूं तो सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो प्रपोजल को डिफाइन करता है, प्रपोजल के बारे में बताता है कि प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है। साधारण भाषा में आपको पता है ऑफर क्या होता है, जैसे कि मैंने बोलते कि इस लड़के ने लड़की को प्रपोजल किया है, ऑफर दिया है कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया तो लड़का बड़ा खुश हो गया, एंजॉय कर रहा है, अगर नहीं किया तो वो उदास हो जाएगा। तो वही वैसा ही प्रपोजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, पर थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा पर है वैसा ही। तो अगर बात कीजिए प्रपोजल की, इसका मतलब क्या होता है, सेक्शन 2A डिफाइन करता है, ये बोलता है व्हेन द वन पर्सन, कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो ये मुकेशन है, एक व्यक्ति को ना मुकेशन है, व्हेन द वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट करना, किसी को के साथ बातचीत करना। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, यहां लिख लो, मान लो मुनीसन है, ये मुनीसन है, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हीज विलिंगनेस टू डू, यहां रुक जाओ, टू डू मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी विलिंगनेस को शेयर करता है, विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा को शेयर करता है, जो उसके मन में है, उसके दिल में है, उस बात को दूसरे बंदे के साथ शेयर करता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट करना, शेयर करना, टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, अर्थात जब एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे के साथ अपने दिल की बात को शेयर करता है और दिल की बात शेयर करके कुछ करने को बोलता है, मतलब मुकेश सर जो हैं वो अपने दिल की बात मुनीर सर के साथ शेयर कर रहे हैं और मुनीर सर को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब मुकेश सर के मन में क्या है कि मुकेश सर अपनी गाड़ी जो है वो 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं, तो मुकेश सर जो हैं वो अपने मन की बात, दिल की बात मुनीर सर के साथ शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 2 लाख में बेचना चाहता हूं, और मुकेश सर से वो कुछ करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कुछ करो, मतलब आप मेरी गाड़ी को खरीद लो 2 लाख रुपए में, आप मेरी गाड़ी को 2 लाख रुपए में खरीद लो, तो ये एक ऑफर हो गया। पहली बात ये एक ऑफर हो गया कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ अपनी विलिंगनेस शेयर करता है और दूसरे बंदे को कुछ करने के लिए बोलता है, तो ये एक ऑफर है। यहां पे मुकेश सर ने मुनीर सर को बोला कि मैं अपनी 2 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूं, तो आप मेरी 2 लाख की गाड़ी खरीद लो, ये एक ऑफर हुआ। दूसरा ऑफर क्या होता है, वहीं से ही व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, अर्थात जब एक बंदा कि दूसरे बंदे के साथ अपने मन की बात शेयर करता है और दूसरे बंदे को कुछ करने से रोकता है, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, वो कोई कार्य करने से रोकता है, उसे बोलता है तो ये कार्य नहीं करना है, तो वो भी एक ऑफर हो सकता है। जैसे कि मान लो मुकेश सर मुनीर सर को बोलते हैं कि मैं अपनी गाड़ी 2 लाख में बेचना चाहता हूं, मुकेश सर की गाड़ी बहुत नई है, मुकेश सर बोलते हैं कि मैं अपनी गाड़ी 2 लाख में बेचना चाहता हूं, ये मुकेश सर ने बात बोली हुई है।
मुनीर सर को पता है कि मुकेश सर अपनी गाड़ी 2 लाख में बेचना चाहते हैं। तो मुनीर सर ने बोला कि मुकेश सर, मैं आपकी गाड़ी बड़ी न्यू है, बहुत अच्छी है, मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो मेरे पास जो है पेमेंट 1.5 लाख रुपए है, जो बाकी के पैसे हैं वो मेरे 1 हफ्ते के बाद आ जाएंगे, तो मैं 1 हफ्ते के बाद आपकी गाड़ी ले लूंगा, 2 लाख आपको दे दूंगा। मुकेश सर बोलते हैं कि नहीं, मैं 1 हफ्ते में तो किसी और को बेच दूंगा 2 लाख रुपए में, मुझे क्यों आपका वेट करना 1 हफ्ते का। तो मुनीर सर एक ऑफर बनाते हैं, मुनीर सर एक ऑफर बनाते हैं कि मैं आपको 2,10,000 रुपए दूंगा, मैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा आपको, मैं जो आपने प्रपोजल दिया था उसके ऊपर 10 लाख दो, आप उसके ऊपर मैं आपको 10,000 एक्स्ट्रा दूंगा। अब मुनीर सर पता क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं आपकी गाड़ी के लिए 2,10,000 रुपए दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा, पर आपको अपनी गाड़ी मेरे सिवा किसी को नहीं बेचनी है। अब मुनीर सर एक ऑफर बना रहे हैं जिसमें कि मुकेश सर को वो बोल रहे हैं कि आपको कोई काम नहीं करना है, तो ये भी एक ऑफर है। यहां क्या लिखा कि प्रपोजल मीन्स व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। टू डू मतलब कुछ करने के लिए बंदा बोलता है, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब कुछ नहीं करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे मुनीर सर मुकेश सर को ऑफर बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी, आपने अपनी गाड़ी मुझे मेरे सिवा किसी और को नहीं बेचनी है, तो भी ये भी एक ऑफर होता है। मतलब ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में क्या है कि एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ करने के लिए बोलता है, जैसे मुकेश सर ने बोला मुनीर सर को कि मेरी गाड़ी 2 लाख रुपए में ले लो, कुछ करने को बोला, ये ऑफर है। या फिर ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ नहीं करने के लिए बोलता है, जैसे कि मुनीर सर ने मुकेश सर को बोला कि आपकी गाड़ी मैं 2 लाख रुपए में नहीं लूंगा, मैं 2,10,000 रुपए में लूंगा, पर मेरे पैसे 1 हफ्ते के बाद आएंगे, आपको 1 हफ्ता किसी को गाड़ी नहीं बेचनी है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, किसी को गाड़ी नहीं बेचनी है, मैं आपको दूंगा 10,000 रुपए ऊपर, आपने मुझे ही देनी है। तो ये भी एक ऑफर ही हुआ ना। मुकेश सर बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं वेट कर लेता हूं, फिर मेरे को आप 2,10,000 रुपए दे देना। तो मुकेश सर ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ऑफर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, अर्थात किसी को कुछ करने के लिए बोलो, ये भी ऑफर हो सकता है, या किसी को कुछ नहीं करने के लिए बोलो, ये भी ऑफर हो सकता है, ये भी ऑफर हो सकता है। अब आती है बात, पूरा आगे पढ़ा है, मतलब जो मुकेश सर ऑफर बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, विद द व्यू, क्या सोच के बना रहे हैं, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू डू सच एक्ट और अब्सटेनेंस। मतलब जो मुकेश सर ऑफर बना रहे हैं या मुनीर से ऑफर बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, इस इंटेंशन से बनाते हैं। उनकी ये इंटेंशन होती है कि अगला बंदा अपनी कंसेंट दे दे, अपनी सहमति दे दे। इंटेंशन बड़ी जरूरी है। मुकेश सर इस इंटेंशन से बना रहे हैं ऑफर, ये अपना मुनीर सर अपनी कंसेंट दे दे और मेरी गाड़ी 2 लाख रुपए में ले ले। या फिर मुनीर सर इस इंटेंशन से ऑफर बना रहे हैं कि मुकेश सर 2,10,000 रुपए में मुझे अपनी गाड़ी बेच दे और 1 हफ्ता मेरा वेट कर लें और किसी और को ना बेचे, अब स्टेन हो जाए, रुक जाए बेचने के लिए। तो इंटेंशन होती है कि अगला बंदा अपनी असेंट दे दे, अपनी सहमति दे दे, ये इंटेंशन भी होती है, और इसी को ही ऑफर कहा जाता है। ही इज सैड टू मेक एन प्रपोजल। तो जो मुकेश सर है या मुनीर सर है, ये मान जाएगा उन्होंने प्रपोजल किया है। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, कुछ करने के लिए बोला जाता है या कुछ करने से रुकने को बोला जाता है। अब यहाँ पे मुनीर सर ने क्या बोला था मुकेश सर को कि आपने अपनी गाड़ी मेरे सिवा किसी और को नहीं बेचनी है, रुकना है, बेचनी नहीं है। ये भी एक ऑफर ही है। और क्यों बोला जाता है ये कि अगला बंदा उस बात को मान जाए, अपनी सहमति दे दे, तो इस एक्ट को या अब्स्टिनेंस को ऑफर माना जाएगा। जो बंदा ऑफर बनाता है उसको बोला जाता है प्रोमिसर। ये बात याद रखनी है। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज द प्रोमिसर। यहाँ पे मुकेश सर प्रोमिसर है। इस जो पॉजिटिव ऑफर बनाया उसमें मुकेश सर प्रोमिसर है, और जो नेगेटिव ऑफर बनाया गया था कुछ नहीं आपने किसी और को नहीं बेचनी है, उसमें मुनीर सर प्रोमिसर थे। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर है, एक्सेप्ट द ऑफर इज नोन एज द प्रोमिसी। और जो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को उसको प्रोमिसी कहा जाता है। ये बात याद रखनी है, उसको प्रोमिसी कहा जाता है जो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑफर बनाया था उसमें प्रोमिसी कौन था, उसमें प्रोमिसी मुनीर सर थे, और जो नेगेटिव ऑफर बनाया था उसमें प्रोमिसी मुकेश सर थे। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब हम पढ़ेंगे एक ऑफर के लिए वैलिड इसेंशियल रूल्स क्या क्या हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं या फिर लीगल रूल्स क्या हैं, वैलिड ऑफर के क्या लीगल रूल्स हैं, मतलब एक ऑफर कब वैलिड माना जाएगा, तो मैं 3 लीगल रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं एक ऑफर को वैलिड करने के लिए। तो पहला जो रूल है, लीगल रूल है वैलिड ऑफर के लिए, वो है प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड या ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अर्थात जो आप ऑफर बनाते हो वो कम्युनिकेट होना चाहिए। जिस बंदे के लिए आप ऑफर बना रहे हो तो वो वैलिड ऑफर तभी माना जाएगा जब वो कम्युनिकेट हुआ है।
अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मुकेश सर मेरे 5,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन को ले लें, मैं ऑफर करना चाहता हूं मुकेश सर को कि मुकेश सर मेरा 5,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन ले लो, फिर मैं कम्युनिकेट नहीं करता। जैसे कि मान लो मैं मन में ही सोचता रहता हूं मैं मुकेश सर को मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपये में बेचूंगा, तो ये बैल्ड ऑफर नहीं माना जाएगा। या मैं एक लेटर में लिखता हूं कि मुकेश सर आई वांट टू सेल माई मोबाइल फ़ोन एट ₹5,000 टू यू, तो वो लेटर मेरे पास ही रहता है, मुकेश सर को कभी देता ही नहीं हूँ, कम्युनिकेट नहीं करता अगर मैं प्रपोजल को, तो वो प्रपोजल बैल्ड प्रपोजल नहीं माना जाएगा। जैसे कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में हुआ था। इस केस में क्या हुआ था, ध्यान सुनना। एक व्यक्ति था, उसका अपना भांजा घर से गायब हो गया, गुम हो गया। एक व्यक्ति था, उसका अपना भांजा घर से गायब हो गया, गुम हो गया, तो उस व्यक्ति ने अपने नौकर को भेज दिया कि मेरे भांजे को ढूंढ के लेकर आओ। नौकर चला गया भांजे को ढूंढने। बड़े पुराने समय की बात है, उस टाइम पे मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो 1 हफ्ता हो गया, तो वो व्यक्ति जो भेजा था नौकर भांजे को ढूंढने के लिए, वो नौकर वापस नहीं आया। तो जिस व्यक्ति का भांजा गुम हुआ था, उस व्यक्ति ने क्या किया, मतलब मामे ने क्या किया, मामा ने एक ऑफर निकाला कि जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं 501 रुपया दूंगा। अर्थात एक जनरल ऑफर निकाल दिया कि जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं 501 रुपया दूंगा। बाद में 1-1.5 हफ्ते बाद क्या हुआ कि जो उसका नौकर था वही उसके भांजे को ढूंढ कर लेकर आ गया, पकड़ कर लेकर आ गया। जब नौकर घर में पहुंचा तो नौकर को बहुत सारे लोगों ने बोला कि तूने क्या इनाम ले लिया 501 रुपये। तो नौकर ने बोला मुझे तो पता नहीं ऐसे इनाम के बारे में। तो नौकर को लगा बाद में पता कि ऐसा इनाम भी कोई था रखा हुआ उसके मास्टर ने, उसके मतलब मालिक ने, कि वो 501 रुपया देगा जो भी भांजे को ढूंढ के लेकर आएगा। तो नौकर पहुंच गया अपने मास्टर के पास, अपने मालिक के पास, पैसे दो मुझे। मालिक ने बोल दिया कि मैं तेरे को पैसे नहीं देता। तो नौकर ने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। नौकर का नाम था लालमन शुक्ला, उसने केस फाइल कर दिया अपने मालिक के अगेंस्ट जिसका नाम था गौरी दत्त। और उसने बोला कि सर इन्होंने ऑफर निकाला था ये 501 रुपया देंगे, और अब ये 501 रुपया मुझे नहीं दे रहे। इन्होंने कहा था जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं 501 रुपया दूंगा, और मैं भांजे को ढूंढ कर लेकर आया और मुझे 501 रुपया नहीं दिया जा रहा है। तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या ऑफर वैलिड था या नहीं था। तो गौरी दत्त ने बोला सर जो मैंने ऑफर निकाला था वो मैंने उसके जाने के बाद निकाला था, वो चला गया उसके बाद निकाला था, उसको तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, उसको तो पता नहीं था, तो क्या बेस मेरा ऑफर वैलिड ऑफर हुआ ही नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, जो गौरी दत्त ने ऑफर निकाला था 501 रुपया पे करने का, वो लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था, इसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इसलिए अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। फॉर द वैलिडिटी ऑफ द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इसको पता ही बाद में लगा, वो भी घर आकर इसको बंदों ने बोला, लोगों ने बोला, इसको पता ही नहीं था पहले, इसको तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, इसको पता ही नहीं था, तो ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। इसलिए जो लालमन शुक्ला है अर्थात जो नौकर है वो 501 रुपया लेने के लिए एंटाइटल नहीं है। पहली बात ये केस क्योंकि। दूसरा जो इसेंशियल वैलिड रूल्स के लिए, जो वैलिड ऑफर के लिए जो इसेंशियल रूल है वो क्या है, ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक ऑफर वैलिड ऑफर तभी बनता है जब वो ऑफर इस इंटेंशन से बनाया गया हो कि हमारे बीच लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। मतलब जो बंदा ऑफर बना रहा है वो इस सोच से बना रहा है कि कल को अगर इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में ये अगर ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद वैसा काम नहीं करता है तो मैं इसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, या फिर वो बंदा मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर देगा अगर मैंने वैसा काम नहीं किया जो मैं ऑफर बना रहा हूं, वैसा नहीं किया। तो मतलब क्या है कि ऑफर इस इंटेंशन से बनाया जाना चाहिए कि उनके बीच लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या हो यहाँ पे कि हम लोग एक दूसरे को कोर्ट में घसीटेंगे अगर हमने किसी ने भी अगर ऑफर बनाने के बाद, एक्सेप्टेंस होने के बाद अगर वैसा काम नहीं किया जो हमने बोला था तो हम कोर्ट में घसीटेंगे। तो ऑफर जब भी बनाया जाएगा तो वो इस इंटेंशन से बनाया जाएगा अगर कि हमारे भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए तभी ऑफर वैलिड माना जाएगा। और अगर ऑफर ऐसा बनाया जाता है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ना हो तो वो फिर ऑफर कभी वैलिड ऑफर नहीं माना जाता। जैसे मान लो एक फादर है, वो अपने सन को बोलते हैं कि बेटे +2 में तू अगर 90% नंबर लेगा तो मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा, 90% नंबर लेगा तो मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा। ये फादर ऑफर कर रहे हैं। बच्चे ने बोला ठीक है पापा मैं बड़ी मेहनत करूंगा। बच्चे ने बहुत मेहनत करी और 90% से ऊपर नंबर ले लिए। तो क्या ये पापा ने जो ऑफर बनाया था वो इस इंटेंशन से बनाया था कि कल को अगर बच्चे ने एक्सेप्टेंस के बाद पूरा नहीं किया ऑफर, या मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर देगा या मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा। बाप बेटे हैं, हजारों ऑफर बनते हैं,
तो वो केस में फाइल कर देंगे अगर एक दूसरे का बात नहीं मानी बाद में। अगर मान लो बाद में पापा जी उसको बाइक नहीं दिलाते हैं और बेटा 95% नंबर लेके आ जाता है, तो क्या बच्चा उस पापा के अगेंस्ट केस फाइल कर देगा? कभी पापा ने सोचा होगा ऐसा? मतलब उसने ऑफर तो बनाया था पर विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बनाया था, उनकी इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। ऑफर तो है पर वैलिड ऑफर नहीं है। वैसे ही एक हस्बैंड ने बोला अपनी वाइफ को कि इस दिवाली को मैं तेरे को सोने का हार लेके दूंगा, और दिवाली हो गई और हस्बैंड ने हार लेके नहीं दिया, तो क्या वाइफ केस फाइल कर देगी? ये जो ऑफर होती है ना, ये डोमेस्टिक नेचर की ऑफर होती है, डोमेस्टिक नेचर के, मतलब कि डोमेस्टिक नेचर की ऑफर है या सोशल ऑफर है, सोशल ऑफर है, तो ये कभी एनफोर्स नहीं करवाई जा सकते। ये कोर्ट में कोई बंदा ये सोच के नहीं बनाता कि मैं इसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा कल को, अगर ये मानेगा नहीं। लॉ ये प्रिज्यूम करता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है। जैसे मैं अपने दोस्त को बोल दूं कि संडे को मैं तेरे को ऑफर कर रहा हूं कि तू मेरे साथ क्या मूवी देखने चलेगा, संडे को मैं मूवी का खर्चा करूंगा, और बाद में संडे को मैं मूवी दिखाने नहीं लेके गया, तो क्या मेरे पे वो केस फाइल कर देगा? नहीं होता ना। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑफर जो इस इंटेंशन से बनाया जाए कि हमारे बीच लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए, तो वही ऑफर वैलिड ऑफर माने जाते हैं। और जो ऑफर विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बनाए जाए, जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ को बना दिया, फादर ने सन को बना दिया, दोस्त ने दोस्त को बना दिया, तो वो जो है लीगल, वो वैलिड ऑफर नहीं होते, क्योंकि वो विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। जैसे इस केस में हुआ बालफर वर्सेस बालफर के केस में क्या हुआ, मैं बता देता हूँ इस केस में क्या हुआ। इस केस में हस्बैंड वाइफ थे, दो हस्बैंड और वाइफ थे, वो घूमने गए कहाँ पे? श्रीलंका में। जब वो घूमने ये श्रीलंका के रहने वाले थे, ये घूमने गए किसी यूरोपियन कंट्री में। वहां जाकर दोनों घूमने चले गए और वहां पे वाइफ जो है वो बीमार होगी, वाइफ जो है बहुत ज़्यादा बीमार होगी, वाइफ जो है इल होगी, बीमार होगी बहुत ज़्यादा। इसका ट्रीटमेंट चला वहाँ हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला वाइफ जो है वो इसको बेड रेस्ट की जरूरत है 2-3 महीने की, तो इसको यहीं रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। लेकिन पति को तो वापस आना था, इसका काम था श्रीलंका में, इसको वापस आना था। तो पति ने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया, एक ऑफर बनाया कि तेरे को हर महीने मैं 30 रुपये देता रहूँगा, $30, 30 यूरो कुछ समथिंग इतने पैसे देता रहूँगा, तो यहाँ पे रह, अपना ट्रीटमेंट करवा, जब ठीक हो जाएगी फिर वापस आ जाना। तो पति वापस आ गया सिलोन, अपने श्रीलंका में वापस आ गया। सिलोन पुराना नाम था श्रीलंका का, आपको पता होगा। तो पति ने कुछ महीने तो पत्नी को 30 रुपये दिए, बाद में 30 रुपये देना बंद कर दिए। तो पत्नी ने केस फाइल कर दिया पति के अगेंस्ट कि इसने मुझे ऑफर किया था 30 रुपये देने का, अब ये मुझे ऑफर नहीं दे रहा, अब ये मुझे 30 रुपये नहीं दे रहा, मतलब ये अपने ऑफर का वायलेशन कर रहा है। मतलब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट बना था, इसने मुझे ऑफर किया था 30 रुपये देगा हर महीने, मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया था, ये वापस आ गया था, इसने 30 रुपये मुझे 2-3 महीने दिए, अब देने से मना कर रहा है, दे नहीं रहा, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे पैसे दिलाओ। तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या ऑफर जो था वो विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बनाया गया था? क्या ऐसी सोच थी पति की कि मैं इसको ये ऑफर जो दे रहा हूं कल को मैं 30 रुपये दूंगा तो ये मेरे अगेंस्ट केस में कोर्ट में केस फाइल कर देगी? तो कोर्ट ने बोला पति पत्नी में ये सोच नहीं होती, पति पत्नी है, वो कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई वो व्यापारी हैं। तो कोर्ट ने बोला जो ऑफर था, ऑफर वाज ऑफ डोमेस्टिक नेचर, ऑफर वाज ऑफ डोमेस्टिक नेचर, देयरफॉर इज नॉट ए वैलिड ऑफर, ये वैलिड ऑफर नहीं है, ये डोमेस्टिक नेचर का ऑफर है, इसलिए जो वाइफ है वो केस फाइल नहीं कर सकती, उसको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी, इसलिए कोर्ट ने वाइफ को केस करने से मना कर दिया। ये आपने बात याद रखनी है। अब आता है आगे क्वेश्चन आता है, जो लास्ट पॉइंट है, आप लिख लो, लिखना ये बात। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे नंबर कर दें, नोट्स बड़े अच्छी लैंग्वेज में बने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9816492276, इस पर आप मैसेज करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। पेड नोट्स रहेंगे, कोस्ट जेन्युइन है, आप पे कर सकते हैं, इजी कोस्ट है, तो आप ले सकते हैं नोट्स इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज रिवर्टेड प्रिजम्पशन अगेंस्ट द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल एनफोर्सिबिलिटी एग्रीमेंट व्हेन द एग्रीमेंट इज डोमेस्टिक इन नेचर। मतलब कोर्ट ने बोला कि जो एग्रीमेंट डोमेस्टिक इन नेचर है, इसलिए जो डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट होता है उसको वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से नहीं बनाया जाता। इसलिए क्या है, बालफर के केस में ये बोला गया कि जो पति है वो अपनी पत्नी को 30 रुपये देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि उनके बीच कोई ऑफर ही नहीं था, पति का ऑफर वैलिड ही नहीं था। तो जब ऑफर ही वैलिड नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक ऑफर होगा, उसमें एक्सेप्टेंस होगी, फिर वो वैलिड बनेगा। तो ये ऑफर वैलिड ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बन जाएगा? इसलिए पति जो है पैसे देने के लिए लायबल नहीं है। अब बात आती है लास्ट पॉइंट की, वो बोलता है टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। ये बोलता है जो टर्म ऑफ ऑफर है, जो ऑफर्स की टर्म्स है ना, वो सर्टेन होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। जो मैं ऑफर बना रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो मेरे पास 1 2 3 कार खड़ी है मेरे घर में, 3 कार हैं, एक होंडा की है,
एक जो है वो टाटा की है, एक जो है वो सुजुकी की है। 3 कार है मेरे पास, तीनों वाइट कलर की हैं और मैं ऑफर बनाता हूं कि मैं अपनी वाइट कलर की कार 2 लाख में बेचना चाहता हूं। तो ये ऑफर धुंधला है क्योंकि मैं वाइट कलर की कार 2 लाख में बेचना चाहता हूं। तो वाइट कलर की कार तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन सी कार वाइट कलर की? तीनों वाइट की तो है। तो ये धुंधला ऑफर है। तो ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होते। ऑफर मस्ट बी क्लियर हो जाए कि मैं अपनी होंडा की कार जो है, इतना मॉडल है, इतने वाइट कलर की, इसको बेचना चाहता हूं 2 लाख में। तो ये ऑफर वैलिड ऑफर होगा। तो धुंधला ऑफर कभी भी वैलिड ऑफर नहीं होता है। वैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी कार 50 या मैं अपनी कार 2 या 3 लाख में बेचना चाहता हूं, 2 या 3 लाख में बेचना चाहता हूं, तो ये ऑफर भी अनसर्टेन ऑफर है। सर्टेन ऑफर नहीं है, अनसर्टेन है कि मतलब 2 लाख में बेचना चाहते हैं या 3 लाख में बेचना चाहते हैं, क्लियरेंस नहीं है। तो ऐसे ऑफर भी वैलिड ऑफर नहीं होते, इनवैलिड ऑफर होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं दुकानदार को कि मुझे, एक दुकानदार है जिसके पास पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, खाने का तेल भी मिलता है, अपना कैरोसिन मिलता है, बहुत सारे प्रकार के ऑयल उसके पास पड़े हैं। मैं उसको ऑफर बनाता हूं कि मुझे 100 लीटर तेल चाहिए, ऑयल चाहिए। अब ऑयल कौन सा चाहिए? खाने वाला चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कैरोसिन चाहिए, नाम तो बताओ। तो ये ऑफर कैसे होते हैं? धुंधले ऑफर होते हैं, अनसर्टेन ऑफर होते हैं। तो ऐसे ऑफर नहीं होने चाहिए। ऑफर मस्ट बी सर्टेन होने चाहिए। मतलब मैं बोलूं कि मुझे सरसों का तेल खाने वाला चाहिए 100 लीटर, तो ये सर्टेन ऑफर हुआ। एंड नॉट वेग, और धुंधला ऑफर नहीं होना चाहिए। जैसे ये धुंधलापन यहाँ पे था, मैं क्लियरेंस से बोलूंगा तो वही वो ऑफर वैलिड होगा। अगर मेरा ऑफर क्लियर नहीं हुआ, धुंधला हुआ, तो वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। इसलिए फॉर मेकिंग द ऑफर वैलिड, द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड इट मस्ट नॉट बी वेग, इट शुड बी क्लियर। जैसे मैं बोल दूं कि मैं अपनी मारुति सुजुकी की कार जो मेरे पास सियाज खड़ी है 2010 मॉडल, 2015 मॉडल, वो मैं 2 लाख की बेचना चाहता हूं, तो ये हुआ क्लियर ऑफर, सर्टेन ऑफर। आई होप आपको इसके लग गए हैं पता क्या होते हैं प्रपोजल के वैलिडिटी के रूल्स। गाइज आपको यहीं बताना चाहूँगा कि हमने अपनी एप्लीकेशन लो विद ट्विंस डेवलप कर ली है। लो विद ट्विंस है हमारी एप्लीकेशन का नाम। आप प्ले स्टोर में जाएं, सर्च मारें, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस, पेड वीडियोस डाल रखी हैं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है। आप नेट की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आपको फ़ायदा बहुत होगा, आप ले सकते हैं। हम लोग अपनी ऐप में ऑफर्स निकालते रहते हैं कि एक बार हमने वीडियो का प्राइस मान लो 800 रुपीज़ है, वही हम 500 कर देते हैं, 300 कर देते हैं ऑफर में। तो आपके एग्जाम के टाइम पे अगर ऑफर निकलता है आप ले सकते हो और आप देख सकते हो, आपको बड़े अच्छे आपके एग्जाम हो जाएंगे। हमने इंटरनेशनल लॉ पे रिवीजन सेशन बना रखा है, फैमिली लॉ 1 पे बना रखा है, फैमिली लॉ 2 पे बना रखा है, हिंदू लॉ जो हो गया कॉन्ट्रैक्ट पे बना रखा है, कॉन्ट्रैक्ट 2 पे बना रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 पे बना रखा है, 1 पे बना रखा है, आईपीसी पे बना रखा है, सीआरपीसी पे बना रखा है, एविडेंस पे बना रखा है। हर लॉ सब्जेक्ट पे हमारे रिवीजन सेशन अवेलेबल हैं, हमारे लेक्चर अवेलेबल हैं, पेड भी हैं, अनपेड भी हैं। पेड में आपको अच्छे से बताया जाता है, डिटेल में बताया जाता है, आप ले सकते हैं। सारा सिलेबस भी कवर किया जाता है, तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं चलता पता तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आप एडवाइस ले सकते हैं, आपको बता देंगे हम लोग। तो इसलिए गाइस यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने अपने बहुत सारे रिवीजन सेशन बनाए हुए हैं, लॉ सब्जेक्ट के बहुत सारे रिवीजन सेशन, जिसमें हम 4 या 5 घंटे में पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताकर, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद है। अगर आपने स्टडी पूरे साल नहीं किया है, आप रिवीजन सेशन 4 घंटे का पढ़ लो, आप टॉप मारोगे। तो गाइस आप ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑफर के टाइप्स कितने होते हैं।